पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फाजिल्का की अनाज मंडी में कई विकास कार्यों की शुरुआत की, साथ ही करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम मान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रही है। सीएम मान ने कहा कि अब किसानों को सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक बिजली आपूर्ति दी जा रही है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पंजाब में विकास के कई कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 800 करोड़ की लागत से पेयजल के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही 131 करोड़ रुपए की लागत से फायर सर्विस का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने रूपनगर से 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों की पहचान अमन सिंह और गुरतेज सिंह के रूप में हुई है। ये दोनों ही मोरिंडा के आसपास के इलाके के रहने वाले हैं। बता दें कि पुलिस ने इन युवकों की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही थी। जानकारी के मुताबिक एक युवक के पास से कुछ सामान बरामद हुआ, जो कथित तौर पर एक पीले लिफाफे के अंदर मिला था। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। पंजाब में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। हालांकि खराब मौसम के कारण फसल की आवक में देरी हो रही है। इसी को लेकर जिला मंडी अधिकारी जश्नदीप सिंह ने बताया कि किसानों के लिए साफ पानी, शेड और बिजली की पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि फसल लाने वाले किसानों को हर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। फिरोजपुर रेल मंडल के टिकट चेकिंग दल ने मार्च महीने के दौरान चेकिंग अभियान चलाते हुए बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वाले यात्री पर कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 38,000 यात्री बिना टिकट और नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, जिनसे जुर्माने के रूप में करीब 2.5 करोड़ रुपए का राजस्व वसूला गया। रेल मंडल ने चालू वित्त वर्ष में टिकट चेकिंग के जरिए करीब 31.5 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं, जो निर्धारित लक्ष्य से करीब 3% ज्यादा है। मोहाली के गांव भागो माजरा में 2 गुटों के बीच फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां पर डीएसपी हरसिमरत सिंह ने नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये विवाद जन्मदिन पार्टी के दौरान शुरू हुआ। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर आवास पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पंजाब की आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में किसानों की सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में आढ़तियों के कमीशन को समय समय पर बढ़ाया गया है, ताकि उनकी आय और सम्मान सुरक्षित रह सके। कांग्रेस में आपसी कलह कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसको लेकर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की पोल खुल चुकी है और पार्टी धाराशायी हो चुकी है। साथ ही अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस अब पार्टी नहीं रह गई, बल्कि अलग अलग धड़ों में बंट गई है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा करनाल जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने लोगों की शिकायतों को सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बैठक में कुल 14 शिकायतें सामने आई है, जिनमें से 8 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि 6 शिकायतों को लंबित रखते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। हरियाणा सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है। प्रदेश सरकार ने 24 आईपीएस और 5 एचपीएस अधिकारियों के तबादले किए। इसी सूची में कई अहम पदों पर तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। कुछ जिलों में नए पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। आदेश के मुताबिक आईपीएस जसलीन कौर को डबवाली का नया एसपी नियुक्त किया गया। साथ ही मेधा भूषण और सोनाक्षी सिंह को सोनीपत में डीसीपी की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा दीप्ति गर्ग को झज्जर का डीसीपी भी बनाया गया है। अंबाला पुलिस ने अधिकारियों के दिशा निर्देश पर जिले में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इसी के तहत पुलिस ने जिले की कई जगहों पर 74 नाके लगाकर जांच की। इस दौरान पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ चालान काटे हैं। सदर थाना प्रभारी लखबीर सिंह ने बताया कि इलाके में पहले भी इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं, जिससे अपराध और ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर रोक लगाई जा सके।
गोहाना शहर में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। ताजा मामले में जन औषधि केंद्र को निशाना बनाकर एक अज्ञात चोर ने हजारों रुपए की चोरी की। ये पूरी घटना दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक दुकान संचालक कुछ कार्य कर रहे थे कि तभी एक शख्स दुकान के मेन गेट से घुसा और चाबी से गल्ला खोलकर 20 से 25 हजार रुपए लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर चोर की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी पर आधारित महानाट्य का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का ऐतिहासिक मंचन किया जाएगा, जिसमें मंच पर 175 से ज्यादा कलाकार और सहयोगी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। सत्र में महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान संशोधन बिल पारित कराया जा सकता है। साथ ही दोनों सदनों में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बजट सत्र को 16 तारीख तक बढ़ाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार कई महत्वपूर्ण बिल लाने की तैयारी में है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन्हीं विधेयकों पर चर्चा और पारित करने के लिए सत्र को एक्सटेंड किया गया है। सरकार की कोशिश है कि सभी अहम बिल इस दौरान पारित कराए जाएं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मनोहर लाल समेत कई बड़े मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान ऊर्जा आपूर्ति, जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता और भारत की सप्लाई चेन की मजबूती को लेकर चर्चा हुई। वहीं बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार हालात पर नजर बनाई हुई है। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय चेन्नई और पुडुचेरी के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले पुडुचेरी जाएंगे, जहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी चेन्नई जाएंगे, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बंद कमरे में चुनावी रणनीति और बूथ प्रबंधन पर चर्चा होगी। आईपीएल के छठे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 65 रनों से हरा दिया। कोलकाता के इंडियन गार्डन्स में हुए इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए केकेआर को 227 रनों का टारगेट दिया, जिसका पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 16 ओवरों में 161 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी में जयदेव उनादकट ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए, तो वहीं ईशान मलिंगा और नीतीश रेड्डी ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। ब्रिटेन की पहल पर होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक बड़ी ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें करीब 60 से ज्यादा देश शामिल हुए। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल हुए। बैठक में विदेश सचिव ने जोर देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर जहाजों का सुरक्षित और बिना रुकावट आना जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौजूदा स्थिति से दुनिया भर में तेल और ऊर्जा की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत भी इस संकट का असर झेल रहा है। मिडिल ईस्ट के हालातों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में करीब 10 मिलियन भारतीय नागरिक रहते हैं, वे सभी सुरक्षित हैं। इन सभी देशों में हमारे दूतावास उनके साथ लगातार संपर्क में है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि संघर्ष में अब तक 8 भारतीय नागरिकों हताहत हुए हैं और लापता होने की भी खबर है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका और इजरायल से मिडिल ईस्ट युद्ध को रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अब संघर्ष को रोकने का समय आ गया है। गुटेरेस ने कहा है कि इस युद्ध से लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि हालात बहुत गंभीर है और अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो बड़ा युद्ध हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि संघर्ष में ऊर्जा संकट बढ़ रहा है।
अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान पर किए जा रहे हवाई हमले लगातार जारी है और इसी कड़ी में पश्चिम एशिया के सबसे ऊंचे पुल को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद ईरान की राजधानी तेहरान का अपने पड़ोसी शहर करज से संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। स्थानीय मीडिया ने इस भीषण हमले की पुष्टि की है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।